हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस कैम गुरु। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इस चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी देर में उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जिस फोर्स से दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ बंधे हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब वाई डू एटम कंबाइन, इसके लिए हमने लुईस कॉसल कंसेप्ट पढ़ा, जिसके अनुसार कि एटम कंबाइन करते हैं क्योंकि उनकी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टेबल होगी? बाय अटेनिंग ए आइदर ए डबलेट और ए स्टेबल ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। और इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? सिंपली द एटम्स अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स आइदर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या थे? ये दो मोड ऑफ कॉम्बिनेशन थे जो हमने कल पढ़े कि एटम कैसे कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी, उनको याद करिए कि वो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी। और फिर हमने बात की थी डिटेल में कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर उस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूजुअली मोस्ट कॉमनली इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं? द आयनाइजेशन इंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड द लैटिस एनर्जी। और लास्ट में हमने लैटिस एनर्जी को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी है। और लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा। और लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? द साइज ऑफ द आयंस एंड द चार्ज ऑन द आयंस। तो आज कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स मेड ऑफ आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन। जो कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम फ्लोराइड। ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो किससे बने होते हैं? कैटायन से और एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी जो खास प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हम जानते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो 3 स्टेट में से किसी एक में भी हो सकते हैं। दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल आयनिक कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में होते हैं? दे आर इन आयनिक कंपाउंड आर हार्ड सॉलिड, या सिंपली क्या बोल सकते हैं? दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन अराइज करता है क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस किस स्टेट में सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा? ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं। आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने के कारण आयंस क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। आयंस क्या होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस आर क्लोजली पैक्ड, बहुत नजदीक, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए ये हार्ड और क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली हाई। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट्स जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये तो मीनिंग हुआ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब अगला क्वेश्चन अराइज करता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। पार्टिकल के बीच में जितनी स्ट्रोंगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, उतने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। आयंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। कैटायन और एनायन एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या होना है, हमें आयंस को अलग करना है। अब चूंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आयंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और ज़्यादा हीट देने का क्या मतलब है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गए। तो वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस they have very high melting and boiling points. Then we have the third characteristic or third property is their solubility. Solubility, ये किस लिक्विड में या किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। They usually freely dissolve in water and other highly polar solvents। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं, हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक में। यहाँ पर एक जनरल आइडिया अगर हम लें तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर और हाईली पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का क्या अर्थ है, दो लेक्चर बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वहीं पे बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। वाटर एक हाईली पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वो इज 82। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण वाटर जो है मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है। व्हाट इज दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? किसी भी सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है उस सॉल्वेंट की आयंस के बीच की फोर्स को वीक करने की, कमजोर करने की जो एबिलिटी है, उसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे वाटर है हमारे पास H2O और नमक NaCl हमने इसमें डाल दिया है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण इन आयंस को सेपरेट करने की एक्सट्रीम एबिलिटी रखता है, बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं।
इसको हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये पार्शियल चार्ज शो करता है। फिलहाल आप याद रख सकते हैं पोलर कंपाउंड वो होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें नेट परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। जैसे वाटर में ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब क्या होगा, जैसे ही NaCl कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो वाटर में क्या होगा, दिस कैटायन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड एनायन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पोल है वो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव आयन है एनायन है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मोर क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर करें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं NaCl, और यहाँ क्या है हमारे पास, ये मैंने सिर्फ वाटर को शो किया है इस तरह से डाइपोल, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से यहां हमारे पास क्या है, ये, तो ये कहां अट्रैक्टेड होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके NaCl के चारों तरफ इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल होंगे और वो इनको क्या करेंगे, सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। तो ये थी इनकी सॉल्युबिलिटी। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल विटी। जो आयनिक कंपाउंड है दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, दे आर कंडक्टर इन molten और एक्वस स्टेट। अब इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर हैं। क्यों है, इसका जवाब या इसका आंसर जानने से पहले ये पता करते हैं कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है। जैसे सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज करो सोडियम क्लोराइड है विच कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायंस। सॉलिड स्टेट में कैटायन और एनायन क्या है, स्ट्रांगली हेल्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं, तो इसीलिए इंसुलेटर हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हैं। क्यों है इंसुलेटर, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से हेल्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर देते हैं या पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, आयंस जो हैं वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैटायन एनायन इस तरफ और कैटायन इस तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो वाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, क्योंकि इन मोल्टन स्टेट द आयंस बिकम मोबाइल, दे स्टार्ट मूविंग, एंड ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
अब अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी वो है आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शन मतलब विच इन्वॉल्व्स आयंस, जिस रिएक्शंस में आयंस भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक रिएक्शंस। तो रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी फास्ट। जो आयनिक रिएक्शंस की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इंस्टेंटेनियस होती हैं। दो कंपाउंड्स को आपने मिलाया, तुरंत जो है प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट, बोथ आर आयनिक कंपाउंड टू फॉर्म NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड white color precipitate of and silver chloride will be formed। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। वास्तव में क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें से किसी बॉन्ड को नहीं टूटना होता, इनके बीच में क्या है, एक दे आर ऑलरेडी इन द डिसोसिएटेड स्टेट। ठीक है, रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, सिर्फ आयंस को सेपरेट होना होता है। जैसे सॉल्यूशंस में ये इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, तो जैसे इनको मिक्स किया जाएगा देयर विल बी ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यहां इस तरह से, और द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, और फास्ट होने का कारण क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर ऑलरेडी इन आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड स्टेट। तो जब भी रिएक्शन के दौरान जस्ट देयर इज ए सेपरेशन ऑफ आयन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हमारे पास जो की पॉइंट है, आपको एक तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, क्योंकि आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आयन बंधे हुए होते हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर था सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर में मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। आप चाहें तो उसके लिए एक वर्ड याद रख सकते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। जैसे हमने अभी वाटर का एग्जाम्पल लिया था HOH, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या है इस तरह से। तो अभी हमने बात की थी कि ये यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ अट्रैक्ट होगा, तो ये तो है डाइपोल, और ये क्या है, आयन। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या है, आयन डाइपोल फोर्सेस। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं, कौन सी फोर्सेस के कारण सॉल्युबल होते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस के कारण। फिर हमने लास्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, और किसमें, मोल्टन और एक्वा स्टेट में कंडक्टर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं वो पता होना चाहिए। और आयनिक रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो ये था हमारे पास कि आयनिक कंपाउंड्स। तो इस पूरे सेक्शन में हमने बात की कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, और आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है, मतलब आयनिक जो कंपाउंड हैं वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप का बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ने वाले हैं लगभग सारा जो है वो बिलोंग करता है कोवलेंट बॉन्ड से, कि हाउ एक्चुअली द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस सेक्शन में हम जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड ये है हमारे पास लैंगम्यूर,
Langmuir-Lewis concept. According to Langmuir and Lewis, a covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between atoms to complete their octet और डबलेट्स। जो बॉन्ड एटम्स की आपसी साझेदारी से बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और वो क्या करेंगे? आपसी साझेदारी से अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा करेंगे। जिनमें डबलेट होता है वो डबलेट पूरा करेंगे, बाकी सभी अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। जैसा कि हम किस में पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं ऑक्टेट रूल में। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? कि शेयरिंग होगी। अच्छा, शेयरिंग कब होती है? देखो, एक नॉर्मल इसके लिए या जनरल एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने पढ़ा कि देयर आर टू मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन कौन से हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई सिचुएशंस में क्या होता है कि ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा है और रिएक्शंस कंडीशंस में उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ क्या होगा? शेयरिंग एक ऑप्शन है, मतलब वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। वहाँ क्या होगा? फिर सेकंड ऑप्शन आ जाएगी कि द एटम्स विल शेयर। भाई, अगर एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं ताकि उनका ऑक्टेट जो है या डबलेट वो कंप्लीट हो जाए। तो शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है। दोनों एटम एक एक शेयर कर सकते हैं, दो शेयर कर सकते हैं या तीन भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम। जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो उसकी, सॉरी दिस इज नॉट इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितने एटम ने लूज किए या गेन किए। तो व्हाट इज कोवैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो उसकी कोवलेंसी है। जैसे मीथेन की फॉर्मेशन में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इसकी कोवलेंसी क्या है? वो 4 है। इसी तरह से वाटर की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 है। ठीक है। अब है एग्जाम्पल की बात करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ए फ्यू मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? हमारे पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक, तो दे विल शेयर लाइक दिस। और ये जो पेयर है ये क्या कहलाएगा? इसको कहा जाएगा शेयर्ड पेयर। क्या कहा जाएगा? शेयर्ड पेयर। इसी तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 7, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसी तरह से यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है तो दे विल शेयर 1 ईच। ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से ये, और दिस विल बी द
शेयर्ड पेयर, राइट। तो और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये तो दो केस थे जिसमें क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो अब हम यहां बात कर सकते हैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां लुईस और लैंगमियर के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इट में बी डबल कोवलेंट बॉन्ड और इट में बी ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली जो कोवलेंट बॉन्ड एक एक दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जैसे इन दोनों में, वो कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल डैश लाइक दिस। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन 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 2 6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये इसी तरह से यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ऐसे, ईच ऑक्सीजन। ये भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह के बॉन्ड को इस तरह से इक्वल टू लाइक साइन से एक्सप्लेन करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये डबल बॉन्ड को जैसे ऑक्सीजन में शो करेंगे इस तरह से। अब है ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में दोनों एटम क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 2 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं वैलेंस शेल में और ये इस नाइट्रोजन के, तो दे विल शेयर लाइक दिस, ये और ये। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहा जाएगा एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस 3 पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसे शो करेंगे, N N। तो ये है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो लुईस लैंगमियर कंसेप्ट है ये एक प्रीलिमिनरी कंसेप्ट है। इसमें हमें सिर्फ ये पता चला है कि भाई म्यूचुअल साझेदारी हो रही है। वास्तव में बॉन्ड कैसे बनता है, मैकेनिज्म क्या है, वो इससे हमें नहीं पता चलता। तो ये इसकी लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन में हमारे पास क्या है भाई, हमने बात की कि जो शेयरिंग होती है, चलो इट इज़ ओके कि भाई जब ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता तो शेयरिंग हो जाएगी, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन एक तो लुईस लैंगमियर जो कंसेप्ट है, डू नॉट एक्सप्लेन conditions under which covalent bond is formed। कि भाई हर एक, इट इज ए प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस में कुछ निर्धारित कंडीशंस होती हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि किस तरह की कंडीशंस चाहिए कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। दूसरा ये है, do not explain mechanism of covalent bond formation। भाई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका क्या है, शेयरिंग तो होगी, इट इज ओके, लेकिन प्रोसेस हो कैसे रहा है वास्तव में, मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता। लुईस लैंगमियर कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन
रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, टू एटम्स कंबाइन एंड नेट देयर इज ए डिक्रीज इन द एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है, वो कैसे रिलीज होती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। लुईस लैंगमुयर एक्सप्लेन फेल्स टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने लोअर क्लासेस में भी कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से शेयरिंग पढ़ी है। जैसे हम बात करें कि कार्बन के वैलेंस सेल में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब मीथेन बनता है तो ये क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो बस मीथेन बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो मीथेन की जो शेप है वो इस तरह की है, CH, टेट्राहेड्रल शेप है। तो लुईस लैंगमुयर एक्सप्लेन जो है मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताता, या ये शेप को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये था कोवलेंट बॉन्ड और उसकी फॉर्मेशन के लिए लुईस लैंगमुयर कंसेप्ट। क्या पढ़ा इसमें हमने, एक सिंपल सी चीज़ पढ़ी कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है 2 एटम की, और म्यूचुअल शेयरिंग से दोनों ही एटम का डबलेट या ऑक्टेट पूरा हो जाता है। शेयरिंग के दौरान जितने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है वो उसकी कोवलेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसकी कोवलेंसी 1 है। इस कार्बन ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि 2 एटम के बीच में, वो एक सिंगल एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ भी, अलग अलग एटम्स के साथ भी शेयर कर सकता है। तो यहाँ कार्बन ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसकी कोवलेंसी जो है वो 4 है और इसकी कोवलेंसी 1 है। और फाइनली हमने क्या पढ़ा, लुईस लैंगमुयर कंसेप्ट की लिमिटेशंस, कि इसकी कमियां क्या हैं। तो कमियां ये है कि इसको पढ़ने से हमें ये ही नहीं पता चलता कि कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे, सिर्फ ये बताता है कि सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग। तो वो शेयरिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या एनर्जी की कंसिडरेशंस हैं, वो इससे हमें पता नहीं चलता। तो ये तो था कोवलेंट बॉन्ड। अब पिछले लेक्चर में हमने लुईस स्ट्रक्चर्स की बात की थी, और लुईस स्ट्रक्चर्स किसके पढ़े थे हमने, एटम्स के। याद है आपको भाई लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के सिंबल के चारों तरफ उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दीजिए बाय इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, तो वो क्या बन जाएगा, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जैसे हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर ये, हीलियम का लुईस स्ट्रक्चर ये, इसी तरह से कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर ये, नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर ये। तो ये तो थे एटम्स के, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है और लुईस जो इनको कैसे लिखते हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाएंगे। तो एटम्स के लिखना आसान है, मॉलिक्यूल के लिखना भी आसान है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखें, एक बहुत छोटा सा तरीका पढ़ेंगे, मेथड को ध्यान से समझना है, आप किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको यूजुअली वंसु फॉर्मूला कहते हैं। हम देखो, ये किसी बुक का नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसको नाम दिया है वंसु फार्मूला। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, V N S
U वंसु प्लस A। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपने ये ठीक से समझ लिया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब ये वंसु है क्या और ये जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, साथ साथ में हम करते चलेंगे। जैसे CO2 का हमें क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। तो इसके लिए ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, VNSUCA। वंसु CA बोल सकते हैं आप, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ये सभी में यूज होगा। अब V क्या है, V रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम हैं उन सब के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, COO, 2 ऑक्सीजन है ये। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4 2 6 2 6। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख देता हूं मैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 और 6 16। तो कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी V की वैल्यू कितनी है, 16 है CO2 में। कैसे हुआ 16, 2 ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, और कार्बन के कितने हो गए, 4, 16। ये समझ में आ गया। V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब इन दोनों की बात यहां करनी पड़ेगी हमें। C4 कैटायन, A4 एनायन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। यदि जिस मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर लिखना है, जैसे ये है NH4+, यदि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो आपको घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। देखो इसमें अगर हम इसके लिए करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। C4 कैटायन, कैटायन को मतलब मॉलिक्यूल अगर कैटाइनिक है तो उतना चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। A4 एनायन, यदि मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे SO4 2 नेगेटिव, तो उस पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो आपको ऐड करना है यहीं पर V में। तो V क्या रिप्रेजेंट करता है, V रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब सभी एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यदि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें से घटा दीजिए, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये 16 रहेगा। समझ में आया अच्छी तरह से। एक बार फिर देखिए, V क्या रिप्रेजेंट करता है, V रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल प्लस
नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इफ एनी। ये समझ में आ गया। 16 कैसे आया? 16 कैसे आया? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसके में 6, दूसरे ऑक्सीजन के 6, तो इस तरह से 6 और 6 12 और 4 16। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की कि n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट octet of all atoms और doublet if any। अब इसको समझिए, n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा कि भाई जितने भी एटम्स हैं उन सभी के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अभी हमने कैलकुलेट किया था, v कितना था? दैट वाज 16। n कितना आ जाएगा? कितने एटम है यहां पर? 3 मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 3 के लिए कितने चाहिएंगे? 8 3 जा 24। तो n की वैल्यू क्या है? 24। देखिए n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम। जैसे यहां कितना हो जाएगा? 24 24। यहां कितना हो जाएगा? कितने एटम है? 4 और एक 5, तो 8 इंटू 5 40। अब और डबलेट इफ एनी। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे यहां पर जो n की वैल्यू आएगी इसके लिए तो 8 ही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन में तो ऑक्टेट होता ही नहीं है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में तो डबलेट होता है। तो यहां पर आप n जब निकालेंगे तो इसके लिए तो 8 होगा और इसके लिए 2 + 2 + 2 + 2, एक हाइड्रोजन के लिए 2 डबलेट। तो टोटल ये वैल्यू आएगी आपकी 16। हाँ जी, दोबारा समझो एक बार फिर से। n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स और डबलेट। भाई जिनमें ऑक्टेट पूरा होता है उनके केस में हर एक एटम के लिए 8 लेना है, जैसे यहां, और जिनमें डबलेट पूरा होता है उनके लिए 2 लेना है। ठीक है, इस एग्जांपल में मैंने समझाया। जैसे यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 8 या 24। यहां कितनी हो जाएगी? 5 है तो 40 40 हो जाएगी। यहां 16 क्यों हो गया? एटम तो यहां पर भी 5 है, 4 और एक 5, क्योंकि इसका डबलेट पूरा होगा, इसका ऑक्टेट पूरा होना है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल ले लो, जैसे CO3 - 2। तो कितने एटम हैं? 3 और एक 4, और 4 एटम है तो 8 4 जा 32, 8 चौक 32। यहां पर n की वैल्यू होगी। समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब देखिए फिर आता है s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। s क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूले में? s रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, और इसकी वैल्यू निकलेगी n - v से। n तो ये आपका ऊपर ही है, ठीक है, और v कहाँ है? ये रहा। तो ये किसके बराबर हो गया आपका? s विल बी इक्वल टू n कितना है? 24, और v कितना है? 16। तो ये कितना हो गया? 8। अरे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। s क्या रिप्रेजेंट करता है? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर शेयर हुए हैं। ठीक है। u क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास V माइनस एस। V क्या है, ये रहा, S क्या है, ये, तो U क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 8 इज 8। आपने अगर ये सारी चीज अच्छी तरह से समझ ली तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर लिख पाएंगे और बहुत इजीली लिख पाएंगे, मुश्किल नहीं है। एक बार अच्छे से ध्यान से समझें जरा। अच्छा, अब ये लास्ट जो चीज है इसको पेयर में बदलने। ये तो है इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर बनेंगे। यहां पर भी कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। बस ये सब कुछ हो गया। अब लिखते हैं स्ट्रक्चर, कैसे लिखा जाएगा देखिए। ये है सेंट्रल एटम, जो कम संख्या में, ये है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या एक जो कम संख्या में एटम है, वो क्या है आपका सेंट्रल एटम है। तो इसको क्या करें, बीच में लिख लें, और दोनों तरफ, यहां आपको शेप से कोई मतलब नहीं है, आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक को यहां एक को यहां लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एस जो है, जितना भी एस है वो लिखना है। कितने पेयर बने आपके पास, 4 पेयर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों एटम्स के बीच में एक एक रखें पहले। ये जीरो नहीं है, थोड़े डॉट दिखाई नहीं देंगे इसलिए थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। अच्छा, अभी भी मेरे पास कितने, 2 ही पेयर यूज हुए, तो फिर से एक एक पेयर और रख देते हैं। ये लो जी, 4 पेयर थे हमारे पास, चारों यहां यूज हो गए। ठीक है, एक पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, U। U क्या करना है, U है अनशेयर्ड पेयर, ऐसे पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। इनको इन सभी एटम्स के चारों तरफ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है कि सब का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब सबसे पहले आप बात लो कार्बन की। ये लो जी, इसका तो ऑक्टेट पहले से पूरा है, 4 और 4 8। पेयर कितने हैं मेरे पास, 4। चलो काउंटिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4, ताकि गलती ना हो। इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने हैं, केवल 4। तो मैं क्या करूं, 2 पेयर और रख देता हूं यहां पे, तो 2 यूज हो गए। अब काउंट करो इसका, 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से 2 पेयर यहां पर रख देते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 और ये भी यूज हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया। देखो 1CA ऐसे याद कर लो, और इसमें से भी S और U को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, V माइनस N माइनस V NV VS NV VS। ठीक है, 1CA NV यहाँ क्या क्या यूज करना है आपको, NV, और यहाँ क्या यूज करना है, VS। चलिए और थोड़े से एग्जाम्पल करके देखते हैं। बिल्कुल आसान है, बड़ी इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं CO का ले लेते हैं। चलो CO, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 2 6। ठीक है, क्या करें, V की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 ये और 6 ये, कितना हो गया 10। 10 ही क्यों हुआ, क्योंकि C भी 0 है, A भी 0 है, ना पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ना कोई नेगेटिव चार्ज है। N क्या रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उन सब का ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने एटम हैं, 2। इनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 8 2 जा 16। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 16। S
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड n माइनस वी, n कितना है 16, v 10, तो ये कितना हो गया 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किसके बराबर है v माइनस एस। v कहाँ है, v कितना है 10, s कितना है 6, तो ये कितना हो गया 4। इनको क्या करो पेयर्स में कन्वर्ट कर लो, 6 से कितने पेयर बन जाएंगे 3, और यहां कितने बन जाएंगे 2। अब लिखो इनको CO, कितने शेयर्ड पेयर हैं, 2 ही एटम है और तीनों ही शेयर्ड पेयर इनके बीच में हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि और तो जगह ही नहीं। जो शेयर्ड पेयर है वो हमेशा 2 एटम के बीच में लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा कंडीशंस है तो एक यहां इस तरह से, जैसे CO2 में हमने किया, या अगले एग्जांपल में बात करेंगे। तो अब क्या बच गया हमारे पास, ये बच गए, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक पेयर को यहां रख दीजिए, एक पेयर को यहां, और काउंट कीजिए, इसका ऑक्टेट पूरा 6 और 2 8, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है एक डबलेट वाले केस का ले लेते हैं हम। डबलेट वाले केस से HNO2 HNO2 V कैलकुलेट कीजिए। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। यहां टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 6, कैसे हो जाएंगे भाई, एक ऑक्सीजन के 6 तो दूसरे ऑक्सीजन के भी 6, तो कितना हो गया टोटल 18, 6 6 5 1। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, C0 A0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 18, ठीक है। अब यहां आपको ध्यान रखना है n। वैसे तो इसमें कितने एटम हैं, 1 2 और 2 4 एटम हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 32, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसका क्या होगा डबलेट। तो इसके लिए कितने चाहिएंगे 2, इसके लिए कितने चाहिएंगे 8, एक ऑक्सीजन के लिए 8, दूसरे ऑक्सीजन के लिए 8, तो 32 वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू क्या होगी 8 या 24 और 2 26, 26 वैल्यू आएगी। ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। 2 क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का डबलेट होना है। अब चलिए नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-v, n कितना है 26, और ये कितना हो गया 6 और 2 8। V माइनस S, तो ये कितना हो गया आपके पास 10। 18 में से 8 माइनस करने, देखो S किसके बराबर है n-v, n कितना है 26, और ये कितना है 18, तो 26 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 8 और ये 10, ये हो गया। अब आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना बेहद आसान है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन को यहां लिख दे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अरेंज करने हैं सिमेट्रिकली, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या करने थे आपको, पेयर कितने बनेंगे 4, और ये कितने बनेंगे 5, ठीक है। तो सबसे पहले S को डेजिग्नेट करना है, ठीक है। 1 2 3, S की मतलब 3 पेयर तो हमने क्या कर दिए यूज कर दिए, लेकिन एक पेयर तो अभी भी बच गया मेरे पास, वो मैं यहां या यहां रख सकता हूं, यहां नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, यहां इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि यहां तो डबलेट पूरा होना है हाइड्रोजन का, और डबलेट जो है वो पूरा हो गया है, ठीक है।
तो कहाँ रख दूँ, ये लो यहाँ रख दूँ, यहाँ की बजाय यहाँ रख दे तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब चलते हैं इनके पास, 1 2 3 4। भाई ये काउंटिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि गलती ना हो। आपके पास 5 पेयर है, मैंने लिख दिए। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि इसका तो पूरा है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 हैं, 2 6 2 8, इसका मतलब 2 पेयर खत्म हो गए, यूज हो गए। अब कितने बच गए, 3 पेयर। इसके पास कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन के पास केवल 2 2 4 6, ये तीनों पेयर यहाँ पर यूज हो गया। अब काउंट कीजिए, 4 6 8, 2 4 6 8, और इसका डबलेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जो है बड़े कॉन्फिडेंटली फॉर्मूला अच्छे से सीखिए, सभी के ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर इसमें लिख पाएंगे। चलिए सल्फेट का लिखते हैं, SO4 2-। ठीक है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर और ऑक्सीजन की सेम होती है, सल्फर और ऑक्सीजन 2-6-2-6। ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो काउंट कीजिए, इसके कितने हैं, 6, और 4 ऑक्सीजन है तो 6 × 4, टोटल हो गया 30 और +2 32। अब ये +2 कहां से आ गया, यहां ध्यान दीजिए, ये है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यदि मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो मैंने ऐड कर दिया। 5 एटम है, सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल में ये ऐसे याद करो और बिजी रहेगा। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 5 एटम है, 6 5 जा 30, और ये 2 हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। एन क्या है कि भाई इन सब के ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो कितने एटम है, 4 और 1 5, 8 5 जा 40। ये क्या है, कितनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी, इसमें से 1 घटा दीजिए 8। ये क्या है, कितने अनशेयर्ड रहेंगे, कैसे निकलेगा, V - S। V कहाँ है, ये रहा, S क्या है, ये रहा। तो 32 - 8 कितना बचा, 32 - 8। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे ये, अच्छा इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये है क्या, ये सारा फार्मूला, इस सारे लुईस स्ट्रक्चर लिखने का तरीका इस छोटी सी चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएंगे, ये VNSU। अब क्या करें, लिख लें, सल्फर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये सारे इसकी तरफ लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास क्या हुआ, ये क्या रह गया, 24। तो इसके पेयर बनाएंगे, ये कितने बनेंगे, 4, और इसके पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 12। ठीक है, अब सबसे पहले कितने पेयर हैं हमारे पास, 4 पेयर हैं हमारे पास। ठीक है, शेयर्ड पेयर रख दीजिए। कैसे, एक पेयर को यहां रख दिया हमने, एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, एक को यहां, ये तो खत्म। अब कितने बच गए हमारे पास, 12।
और देखो किसी का ऑक्टेट किसका पूरा हुआ, केवल सल्फर का 2 4 6 8, किसका, किसी का भी पूरा नहीं है। ध्यान से देखो, सभी ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को क्या चाहिएगा, अपने को चाहिएगा सभी के पास 6 6, तो 3 पेयर एक पे चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 2 3, तो कितने थे हमारे पास, टोटल 12 पेयर थे, तो 3 6 9 12। अब देखिए ऑक्टेट किसका पूरा है, इसका पूरा है, ठीक है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, और इसका भी पूरा है। तो इस तरह से आप सभी मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। बुक में से कुछ और मॉलिक्यूल सेलेक्ट कीजिए और उनके लुईस स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश कीजिए। कहाँ काम आएंगे आपके, आगे हम एक रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ आपको लुईस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो 3 पढ़े हैं, छोटे छोटे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के लिए लुईस लैंगमुइर कंसेप्ट और उसकी लिमिटेशन, और तीसरा ये हाउ टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक आप इसको शॉर्टकट बोलो, ट्रिक बोलो, या याद करने का एक तरीका बोलो, लेकिन आसान सा तरीका है, किसी के भी आप लुईस स्ट्रक्चर इससे लिख पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वेस्पर थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड